गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर क्लास 1 देखने जा रहे हैं, जो कि इसमें काफ़ी 69वीं और 68वीं से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप 69वीं वीडियो देखकर और 68वीं वीडियो देखकर पूरा करेंगे। ओके थे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 67वीं का बीपीएससी मेंस हिस्ट्री कुछ क्वेश्चन विथ आंसर सेक्शन 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। यह 38 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग 200 शब्दों में। $1857 के विद्रोह के करीब 10 साल गुजरते गुजरते उसकी राख से क्रांति की चिंगारी मिलने लगी थी। 1870 से 80 तक भारतीय जनता ने राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुकी थी। भारतीयों द्वारा 1857 के असंगठित विद्रोह के बाद लंबे अरसे से अंग्रेजों को एक ऐसे भारतीय मंच अथवा नेतृत्व की तलाश थी जहां से विद्रोहियों को कंट्रोल किया जा सके। 1885 ईस्वी तक एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना का मंच तैयार हो चुका था। इस अखिल भारतीय संस्था को निश्चित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ओ ह्यूम को दिया जाता है। ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। ह्यूम एक उदारवादी व्यक्ति थे। ह्यूम एक ऐसे राजनीतिक संगठन की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे जो शासक और अशासित वर्ग के बीच एक पुल का काम कर सके। ह्यूम जनता को हिंसा और विद्रोह के मार्ग के स्थान पर एक वैधानिक राजनीति के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। ह्यूम के प्रयत्नों से अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन की पहली संगठित अभिव्यक्ति बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर इतिहासकारों का मानना है कि ह्यूम और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के इशारे पर ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी सुरक्षा के लिए कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी बल्ब के रूप में की थी। ह्यूम नहीं चाहते थे कि सरकार के असंतोष से नाराज जनता हिंसा का मार्ग अपनाए। अंततः हुए जनता को हिंसा के मार्ग की अपेक्षा एक वैधानिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यहाँ वैधानिक मार्ग से आशय प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों, प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को प्रभावित कर अपनी मांगें पूरी करवाना चाहते थे। कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम का नेतृत्व स्वीकार किया, क्योंकि 1857 के विद्रोह के अनुभवों के आधार पर वे तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार के साथ खुला संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे। वे ब्रिटिश संरक्षण में कांग्रेस की स्थापना के विचार को लाभदायक मानते थे और ह्यूम के विचारों से पूर्णतः सहमत थे। व्यवहारिकता इसी में थी कि वे एक मंच तैयार करने में ह्यूम को सहयोग प्रदान करें जहां देश की समस्याओं पर विचार विमर्श हो सके। कांग्रेस की स्थापना के लिए उस समय की राष्ट्रव्यापी हलचलें, जनमानस में देशभक्ति की भावना, विभिन्न वर्गों में व्याप्त बेचैनी, ब्रिटेन की उदारवादी पार्टी से भारतीयों को निराशा एवं विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता महत्वपूर्ण कारण थे। इसलिए कुछ विद्वान इसे राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति मानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारक। ब्रिटिश शासन का प्रभाव, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, आधुनिक प्रेस की भूमिका, मध्यम वर्ग का उदय, सामाजिक व धार्मिक व सुधार आंदोलन का प्रगतिशील प्रभाव, लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारक। ब्रिटिश शासन का प्रभाव। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासकों ने भारत में पर अपनी अकड़ पकड़ मजबूत करने तथा भारत के आर्थिक शोषण के लिए राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा बौद्धिक सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण जैसा कुछ न कुछ प्रभाव उत्पन्न किया, जिनसे एक प्रभाव था भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। आधुनिक शिक्षा का विकास। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया, परंतु इससे नवनिर्मित वर्ग के समक्ष पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। मील, मेन्थम, रूसो आदि ने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता, स्वशासन आदि की भावनाएं जगा दी, जिससे उन्हें साम्राज्य का वास्तविक रूप दिखने लगा। आधुनिक प्रेस की भूमिका। समाचार पत्रों में जनमत बनाने तथा राष्ट्रीय के प्रसार में
राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। यद्यपि इन पर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए, परंतु ये अपने नैतिक दायित्वों से विमुख नहीं हुए। द इंडियन मिरर, हिंदू पेट्रियाट, केसरी जैसे राष्ट्रवादी पत्रिकाएं थी। इस तरफ भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद का दर्पण बन गए और जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का माध्यम भी। मध्यम वर्ग का उदय, यह भारतीय समाज का एक छोटा सा परंतु एक गतिशील अंग था। इसमें उद्देश्य की एकता तथा आशा थी। यह वर्ग आधुनिक भारत की नवीन आत्मा बनकर उभरा। इसी वर्ग ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके विकास के सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रगतिशील प्रभाव, प्रगतिशील विचारों से ओतप्रोत कई संस्थाएं जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन अस्तित्व में आए, जिसने धार्मिक विश्वासों एवं प्राचीन मान्यताओं के पुनः परीक्षण पर जोर दिया। इन सुधारवादी आंदोलनों ने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, बहुदेववाद, पुरोहितवाद का खंडन किया तथा समानता, तर्क, बुद्धिवाद तथा उदारवाद पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना का संचार किया। लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ जैसे सिविल सेवाओं में प्रवेश की आयु घटाना, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम तथा सबसे दुखद अकाल तथा भूखमरी की हालत में दिल्ली दरबार के आयोजन से भारतीय बहुत ही आहत हुए। इसी तरह रिपन के काल में इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को उभारने तथा अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आंदोलन चलाने की प्रेरणा दी। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सामाजिक अंतर्विरोधों से, साम्राज्यवादी शोषण की व्यवस्था से और उस शोषण के हालात के अंतर्गत भारतीय समाज के अंदर उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों से पैदा हुआ। ऐसे तो भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई के इतिहास को विभिन्न चरणों में बांटना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह सतत ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया थी। तिलक ने यह भी कहा था, आज के उग्रवादी कल के उग्रवादी होंगे तथा कल के उग्रवादी आज के उग्रवादी होंगे। परंतु 1885 से 1905 तक का काल राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। यह परिस्थितिजन्य तथा ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल प्रासंगिक था। इस अवधि में दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस को एक ठोस राष्ट्रीय आधार प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के उदय, भारत जो एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में थे उसे निखारना, राजनीतिक प्रश्नों में जनता की रुचि विकसित करना, भारतीय जनता को एक साझा राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर संगठित करना। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीति, कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में कुछ समय के लिए सहयोगात्मक रुख बना रहा। उदारवादियों का विश्वास था कि भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है, किंतु 1857 के पश्चात इनके रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। 1887 के पश्चात इनके रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। नरमपंथियों का भ्रम शीघ्र ही टूट गया, क्योंकि शासन का वास्तविक स्वरूप उनके सामने आ गया। इस काल में उदारवादियों ने सरकार की आलोचना और तीव्र कर दी, फलतः दोनों आपसी संबंध और खराब हो गए। इसके पश्चात सरकार ने इनके प्रति आलोचनात्मक रुख अख्तियार कर लिया तथा वह राष्ट्रवादियों को राजद्रोही, ब्राह्मण एवं देशद्रोही विप्लवकारी जैसी उपमाएं देने लगी। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्र विद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। कालांतर में सरकार ने इनके प्रति फूट डालो एवं राज करो की नीति अपना ली। सरकार ने आरंभिक राष्ट्रवादी विरोधी तत्वों तथा सर सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह इत्यादि को कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करने हेतु उकसाया तथा कांग्रेस के विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना में मदद की। सरकार ने संप्रदाय विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों में फूट डालने का प्रयास किया तथा उग्रवादियों को उदारवादियों के प्रति भड़काया, किंतु अपने इन प्रयासों के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवाद के उफान को रोकने में सफल नहीं हो सकी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2, 1857-1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। एक समय बिहार स्थित नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय की कीर्ति पताका पूरी दुनिया में लहराई। इनका स्थान देश ही नहीं विश्व के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में माना जाता था, परंतु कालचक्र की गति के साथ धीरे धीरे इनका अवसान होने लगा और आज ये सिर्फ हमारे अतीत का गौरव बनकर रह गया। प्रायः ही इन शिक्षण केंद्रों पर शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य ऐतिहासिक अथवा पौराणिक ढंग से संस्कृत एवं पाली भाषा में होता था, परंतु देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ का दौर 1835 ईस्वी से माना जाता है। उस समय देश के साथ ही बिहार में भी पाश्चात्य शिक्षा का दौर आरंभ हुआ। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। साथ ही यह घोषणा की गई कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया। टिकारी के महाराजा मित्रजीत सिंह, दरभंगा के महाराजा रुद्र सिंह आदि ने अंग्रेजी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की। पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कारक ब्रिटिश राज्य के लिए कम वेतन में निम्न वर्गीय कर्मचारियों की उपलब्धता, भारत में ब्रिटिश माल के लिए उपभोक्ता वर्ग का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ईसाई धर्म का प्रचार आदि। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने बिहार में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी प्रयास किए। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया में, 1838 में बिहार शरीफ तथा 1840 में भागलपुर में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई। भागलपुर में सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना की गई। प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा को लेकर बिहार के निवासियों में अनेक भ्रांतियां थी, जिसके कारण इसका लाभ केवल बंगालियों ने उठाया। 1861 ईस्वी में बंगाल के शिक्षा निदेशक W.S. एटकिंसन ने बिहार के शैक्षिक पिछड़े वर्ग की समीक्षा की और कहा कि बिहार ने अज्ञानता और रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण अपने को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा, जिससे वे सरकारी सेवाओं में भर्ती से वंचित रह गए। आरंभ में पाश्चात्य शिक्षा में बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बिहार का बंगाल में होना भी था, क्योंकि उस समय सीमित शिक्षा नीति, जिसके कारण केवल मुख्य केंद्रीय शिक्षा के केंद्र में आ सके। जैसे यदि हम 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करें तो उसके अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में ही स्थापित किए गए। यही कारण है कि बिहार में शिक्षा के प्रसार में बंगालियों का विशेष योगदान भी रहा। 1866 ईस्वी में बिहार में बंगालियों ने एक आधुनिक विद्यालय की स्थापना की। न्यायाधीश गिरीश चंद्र घोष ने पटना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, लेकिन यह सब बिहार की रूढ़िवादिता और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नाकाफी था। इंजीनियरिंग से पढ़ाई से संबंधित 1874 में पटना में एक सर्वे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना गया। 2004 में भारत सरकार द्वारा इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT का दर्जा प्रदान किया गया। 1896 ईस्वी तक बिहार में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई का कोई भी संस्थान नहीं था। कलकत्ता के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता था। दूसरी तरफ बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थानों के अभाव के बावजूद शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बहाली के मामलों पर बिहारी लोगों से बहुत ही नाइंसाफ़ी की जाती थी। वकालत और डॉक्टरी जैसे पेशों पर बंगालियों का ही कब्जा था। इस तरह के बर्ताव से तंग आकर महेश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, नंद किशोर लाल, राय बहादुर, कृष्ण सहाय, गुरु प्रसाद सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद फखरुद्दीन, अली इमाम, मजरूल हक और हसन इमाम जैसे प्रगतिवादी नेता बिहार को बंगाल से अलग कराने का काम करने लग गए। 1912 ईस्वी तक बिहार प्रांत बंगाल का हिस्सा था। बंगाली पढ़े लिखे और रोजगारोन्मुखी थे, जबकि बिहारी शिक्षा में पिछड़े थे। इसकी वजह साफ थी कि बिहार और बंगाल की भौगोलिक पृष्ठभूमि का अलग अलग होना, देश की राजधानी कलकत्ता में होना, ब्रिटिश हुकूमत का संचालन केंद्र भी वहीं होना। 14 अक्टूबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना से बिहार में उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे चलकर शिक्षा संस्थानों में इसकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता इतना बढ़ गई कि एक दौर में इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा। 1921 ईस्वी में बिहार विधान परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर आयुर्वेदिक शिक्षा
प्रणाली प्रारंभ की गई। 1925 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। बाद में यह पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल PMCH के नाम से जाना गया। पाश्चात्य शिक्षा को गति प्रदान करने हेतु बिहार में 1938 ईस्वी में बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई। 1940 के दशक में दरभंगा मेडिकल स्कूल की स्थापना की गई। बिहार में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना कॉलेज से पृथक कर 1927 ईस्वी में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार बिहार से बहुत ही धीमी गति से हुआ। बिहार के लोग अपनी रूढ़िवादी विचार के कारण इसका विरोध करते रहे। इससे बिहार लगातार शिक्षा के मामले में पिछड़ता रहा। कुछ समय बीतने के साथ ही बिहार के प्रगतिवादी सोच करने वाले बुद्धिजीवियों के आगमन से धीरे धीरे इसका विस्तार होना शुरू हो गया। 1912 में पृथक बिहार के गठन के बाद पाश्चात्य शिक्षा की गति पकड़ी, जो तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, रिसर्च आदि के क्षेत्रों में माध्यम से आज भी अनवरत जारी है। पाश्चात्य शिक्षा की सीमाएं: अंग्रेजी भाषा को अत्यधिक महत्व दिए जाने से शिक्षा का व्यापक प्रसार में अवरोध, स्त्री शिक्षा की अपेक्षा, इसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन तथा गौरव का महिमा मंडन तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति का अवमूल्यन किया गया। निसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार राज्य के सभी भागों में धीरे धीरे संभव हुआ। इससे बिहार के लोगों में धीरे धीरे ही सही सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के कारण ही पृथक बिहार राज्य के निर्माण में आंदोलन का सूत्रपात किया गया और पृथक बिहार प्रांत के गठन के उपरांत बिहारवासियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति में बदलाव आ सका। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा देखिए फिर से। 69वीं और 60वीं का भी क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। थैंकिंग यू, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए, देखने के लिए। ओके, थैंक यू।